Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for computer science for 9th class, we are studying unit number 1 and today we are going to cover lecture number 7. इस चैप्टर के हमने दो मेजर पार्ट्स कवर कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड रोल ऑफ कंप्यूटर, एंड वी आर स्टडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। और इंशाल्लाह आज ये टॉपिक हमने कवर करना है। आज के जो टॉपिक का हमारा कंटेंट होगा उसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करना है, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस, और जो तीसरी मेजर चीज है वो है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इन द अर्ली स्टेजेस वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि जिस तरीके से इंसान को इनपुट देने के लिए वी नीड टू हैव सम इनपुट डिवाइसेस ना। जैसे इंसान की बॉडी की में इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है कि मैं इनपुट किस 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 मदद से दे सकता हूँ। मैं अपने कान की मदद से इनपुट देता हूँ, मैं अपनी जबान से टेस्ट के थ्रू जो है वो इनपुट देता हूँ, मैं अपनी आंखों के जरिए जो है वो इमेजेस और वीडियोस को इनपुट देता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि उनका काम ये होता है कि वो कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है जी। सो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है जी, डेटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसमें जो है बुनियादी तौर पे तीन किस्म की डिवाइसेस हो सकती हैं। वो हो सकता है कि वो टेक्स्ट इंटरिंग डिवाइस हो, यानी कि आपको कोई टेक्स्ट इंटर करना हो सकता है कुछ पॉइंट करना हो, या फिर हो सकता है कि इमेजेस को स्कैन करना हो। तो द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट इनपुटिंग डिवाइस, और इसमें आपको पता है कि एक ही सबसे ज्यादा मशहूर डिवाइस है और उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए आप जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा इनपुट दे सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। वो पॉइंटिंग डिवाइस जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी वो है माउस, जो कि हम लोग आमतौर पर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते थे, या हम लोग आजकल लैपटॉप के साथ भी एक्सटर्नल माउस लगा के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माउस के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो सकती है, जैसे कि ट्रैक बॉल हो सकती है, और ट्रैक पैड भी हो सकता है, जो कि लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव इमेज स्कैनर्स। अच्छा, ये थोड़ा सा एक नई चीज है, और इसमें से शायद आप में से जो है वो कुछ ही लोगों को इसके बारे में इल्म हो। देखिए, इनपुट देने के लिए हमारे पास इमेजेस भी होती हैं। अच्छा, वो इमेजेस किस तरह से होती हैं, कभी आपको शायद इस चीज की जरूरत पड़ी हो कि कोई नोट्स है मिसाल के तौर पर, उसकी इमेज आपके पास मौजूद है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू टेक्स्ट। तो वहां पर देयर हियर कम द ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके अलावा अब तो आजकल की दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख लीजिए, आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, आप इम्तियाज में चले जाएं, आप लकीवन में चले जाएं, आप डॉल्बिन में चले जाएं, वहां पर वो लोग बार कोड को स्कैन कर रहे होते हैं, या इवन के आप लोग भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्काउंट्स को हासिल करने के लिए, कि किसी भी चीज की डिटेल हासिल करने के लिए आप क्यूआर कोड्स को स्कैन कर रहे होते हैं। तो वो जो स्कैनर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज इमेज स्कैनर्स। ठीक है, अब इसमें आखिर में इसकी पैराग्राफ में तो आखिर में तीन चीजों का जिक्र किया गया है। द फर्स्ट थिंग इज ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये ओएमआर शीट्स क्या होती हैं, आइंदा आने वाले कुछ सालों में नए मैट्रिक के एग्जाम में भी इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी, कि आप एमसीक्यूज को फिल किया करेंगे ओएमआर शीट के ऊपर। ठीक है जी। इस वक्त 2023 के अंदर ओएमआर शीट 9 मैट्रिक में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ फर्स्ट और सेकेंडरी के अंदर ओएमआर शीट्स आ गई हैं। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा सर्किल को फिल करता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज करके ऑटोमेटिक चेकिंग करता है उसकी। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल बारकोड रीडर। मैंने इसके बारे में मिसाल दी थी कि हम लोग बारकोड्स को स्कैन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, या इसकी प्राइस कितनी है। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहां पे ये इस्तेमाल हो रहा है। एंड थर्ड थिंग इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसकी मिसाल मैंने सबसे पहले दे दी थी आपको, कि अगर आपको किसी इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप ओसीआर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा भी आजकल चौथा पार्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी आजकल जो है वो और दूसरी किस्म की इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे कि अगर आपको अपनी आवाज वाला इनपुट देना है, यानी कि जो मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे माइक्रोफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, कमाल की बात यह कि मेरे मुंह से निकलने वाले सिग्नल्स तो एनालॉग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल समझता है। तो इस माइक्रोफोन का कमाल यही होता है कि ये मेरे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आजकल एक और चीज भी आई, दैट इज कॉल्ड टच स्क्रीन। आपके जो जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं, आप उसमें इनपुट देते हैं टच स्क्रीन की मदद से। ठीक है। और कमाल की बात यह है कि आप उसी टच स्क्रीन से इनपुट भी देते हैं और वहीं पे आपको आउटपुट भी मिल रहा होता है। पुराने जमाने में टच स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए पेन आया करते थे, अब ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, लोग अपने फिंगर्स के थ्रू टच स्क्रीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो इसमें आखिरी दो मिसालें दी हुई हैं वो है MICR की। अगर आपने कभी बैंक का जो चेक होता है जिसके जरिए पैसों को विड्रॉ किया जाता है,
उसके नीचे आपने देखा होगा वो बहुत अजीब अजीब से कुछ अल्फाबेट्स और कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। वो बेसिकली MICR के थ्रू उसको रीड किया जाता है। अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, उसका कमाल यही होता है कि बैंक वालों के पास एक खास मशीन होती है जिससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये चेक उनके पास आया है कैश होने के लिए, वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। So it's all about the input devices. Now let's talk about the output devices. पहले जरा इंसान की आउटपुट डिवाइसेस को अपने जहन में लेकर आ जाइए। आपके मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज है, ये आपकी ये मुंह जो है वो आपके एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं मैं उनको बाहर कैसे निकाल रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ माई वर्ड्स। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आप अपने आपको कुछ नागवार गुजरी, आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। और हाँ, अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगी है तो फिर आप वही फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल वो पीके मूवी के अंदर जो वो आमिर खान 3 से 4 मरतबा अच्छा बोल के दिखाता है, अच्छा, 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 जो 3 4 किस्म के वेरिएंट्स देता है। तो द पॉइंट इज कि अच्छा डजंट डिफाइन कि अच्छा का मतलब क्या है, जब तक कि उसके साथ फेशियल एक्सप्रेशन शामिल ना हो जाए। सो अच्छा, वापस आइए कंप्यूटर साइंस की तरफ। कंप्यूटर साइंस में आउटपुट डिवाइस क्या होगी कि सीपीयू ने जो कुछ सोचा है वो अब किसी या तो किसी दूसरी डिवाइस को आउटपुट देगा, या फिर वो यूजर को जवाब कैसे देगा, ये जो जवाब देगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। और जो चीज दे जवाब देगी उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस। और जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आमतौर पर मॉनिटर और प्रिंटर कंसिडर की जाती हैं। अच्छा, इनकी कैटेगरीज बनती हैं, दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरी होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। नाम से जाहिर है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो कि वॉलेटाइल होगी और जो कि परमानेंट नहीं होगी, और ये आराम से तब्दील हो सकती है। आसान सी मिसाल क्या है कि जो भी आपके पास आउटपुट आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। आप उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, वो परमानेंट नहीं हो सकती, वो परमानेंट नहीं होती, और वो वॉलेटाइल भी होती है, यानी कि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की बात की है तो 3 किस्म की डिवाइसेस हमारे सामने आती हैं। एक है मॉनिटर, जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी थी। हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो पुराने जमाने में मॉनिटर्स हुआ करते थे। मॉनिटर में भी वो एक बड़ा सा, या तो आपको डब्बा टाइप की चीज हुआ करती थी पुराने जमाने की, अगर आपने कभी वीडियोस देखी हो तो दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। बड़ा सा वो टीवी टाइप की एक चीज हुआ करती थी। आजकल जो है वो डिफरेंट है, एलसीडीज और एलईडीज आ रही हैं। वो किसके बच्चे हैं, वो है बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FDP के वो बच्चे हैं दोनों बेसिकली। अच्छा, देन वी हैव डेटा प्रोजेक्टर्स। यूनिवर्सिटीज के अंदर, आमतौर पर कॉलेजेस के अंदर और अच्छे स्कूल्स के अंदर जो है वो डेटा प्रोजेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जिनकी मदद से जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा होता है। इसमें डिफरेंट कलरफुल स्लाइड्स जो है वो शो की जा रही होती हैं, और इमेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं जो कि कंप्यूटर के जरिए आउटपुट दिया जा रहा होता है डेटा प्रोजेक्टर्स के ऊपर। थर्ड वन इज स्पीकर्स। मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि अगर इनपुट डिवाइसेस के अंदर मुझे इनपुट देना है वॉइस की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइक्रोफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो मुझे उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे पास आजकल जो हैंड्स फ्री वगैरह आ रहे हैं और एयरबड्स आ रहे हैं, ये भी इसी की एग्जाम्पल है। अच्छा, ये तो हो गई सॉफ्ट कॉपी। अब आइए जरा हार्ड कॉपी की तरफ। तो हार्ड कॉपी में बुनियादी तौर पर दो ही बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि हार्ड कॉपी के बारे में क्या बात है कि पहली बात, ये नॉन वॉलाटाइल होती है, यानी कि ये इसको आप खत्म नहीं कर सकते। फिर ये आउटपुट ऑन पेपर होता है, मतलब पेपर के ऊपर आपको आउटपुट मिलता है, डिजिटल फॉर्म में आउटपुट नहीं मिलता। आपके हाथ में जो मौजूद नोट्स हैं, ये इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। आपके हाथ में जो पेपर बुक मौजूद है, वो इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। ये रिलायबल भी होती है और ये परमानेंट फॉर्म भी होती है। ठीक है। अच्छा, हार्ड कॉपी की दो मिसालें इन्होंने दी हुई है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिंटर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड प्लॉटर। प्रिंटर यूजुअली हम सब लोगों ने देखा हुआ भी है और इस्तेमाल भी किया हुआ होता है। तो ये आपको टेक्स्ट भी आउटपुट देती है, प्रिंट करके देती है, और ये आपको ग्राफिक्स भी आउटपुट देती है। दो किस्म के प्रिंटर्स होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। थोड़ा सा डिफरेंस करता है चलो इन दोनों के दरमियान में। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते हैं। आपने पुराने जमाने के जिनके पास प्रिंटर्स होते हैं तो वो जब प्रिंट कुछ करते हैं तो उसमें से बहुत खतरनाक खतरनाक किस्म की आवाजें आती हैं। उन प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेकिन आजकल के जो प्रिंटर्स हैं, अच्छा पुराने जमाने के जो मैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मिसाल हूँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बड़ा मशहूर प्रिंटर हुआ करता था।
अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? इसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं होती। आजकल आप चले जाएं दुकान पे से आप फोटो प्रिंट आउट करवा लें, या आपके पास जो घर में मौजूद रखा हुआ प्रिंटर होगा, या इवन के जो आपके कंप्यूटर लैब में रखा हुआ प्रिंटर होगा, वो नॉन इम्पैक्ट होगा। उसकी एक एग्जांपल लेजर प्रिंटर होती है कि आपने बस प्रिंट भेजा और खामोशी से प्रिंट निकल कर आ जाएगा, किसी चूचा चींचा की आवाज नहीं आती। इम्पैक्ट प्रिंटर की एक मिसाल और भी है कि जो एटीएम मशीन के अंदर जो आपको रिसिप्ट मिलती है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर से निकल कर आ रही होती है। दोनों के अपने अपनी जगह फायदे हैं। नॉन इम्पैक्ट का मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये कि ये फास्ट होता है, दूसरी बात ये कि ये नॉइजी नहीं होता। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर का फायदा ये होता है कि ये भले से नॉइजी होता है, लेकिन ये इंक बहुत कम इस्तेमाल करता है, और ये हमेशा उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर प्रिंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। The last point, I mean the B part is plotter। और प्लॉटर के प्लॉटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब प्रिंटर मौजूद था तो प्लॉटर की जरूरत क्या थी? प्लॉटर इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी ग्राफिक्स को, ग्राफ्स को, इमेजेस को, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स को। आपने घर का, आपने पूरे घर की ड्राइंग बनवाई है, आपने बिल्डिंग की, बुर्ज खलीफा की जो है आपने ड्राइंग बनवाई है, या आपको बहुत बड़ा कोई हाई राइज प्लाजा बनाना जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर यू नीड टू हैव प्लॉटर्स। आपने देखे होंगे कि जितने भी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके पास बहुत हैवी किस्म की ग्राफिक्स रखी हुई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब इवन की अगर आप, बड़ी अच्छी मिसाल याद आ रही है इसमें, कि अगर आप बैरियर टाउन चले हैं तो उनके पास बड़े बड़े मैप्स रखे हुए होते हैं कि भाई प्रेसिडेंट 40 के अंदर ये स्पोर्ट सिटी है, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे ग्रेवयार्ड होगा, यहाँ पे हाउसेज होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बड़े बड़े उनके पास मैप्स होते हैं। वो प्रिंटर्स प्रिंट नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव प्लॉटर फॉर दैट। So let's discuss the last part of today's lecture, that is storage devices। नाम से पता चल रहा है storage devices में क्या होगा, वो devices होंगी जिसमें डेटा स्टोर करते होंगे। हाँ, अगर मैं इंसानी एतबार से बात करूँ तो हाँ, इंसान के पास ब्रेन में इंसान अपना डेटा जो है ना वो स्टोर कर रहा होता है। और मैंने इसको बहुत शुरू में डिस्कस भी कर लिया था कि इंसान के पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेम इज द केस विद द कंप्यूटर। आइए देखते हैं जरा। तो दो किस्म की यहाँ पे भी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, एक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि ये बहुत छोटी होती है। मैंने बताया ना, ये जो हमारी मेमोरी होती है, इंसान की जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो ही बहुत कम होती है। और एज पर द रिसर्च 17 सेकंड तक इंसान जो है ना वो कुछ चीजों को याद रख सकता है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर क्या होती हैं कि ये बहुत छोटी होती है, महंगी भी होती हैं। बहुत छोटी होती है, महंगी भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हाँ होती है बहुत ज्यादा तेज है। जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी मिसालें जो है वो रैम और रोम है। अगर कोई डेटा आपका रैम में रखा हुआ है और आप उसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत तेजी से रिट्रीव होगा एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा देर से रिट्रीव होता है, और रैम में रखा हुआ डेटा जो है वो बहुत तेजी से रिट्रीव होता है। एनीवेज, तो पहले यहाँ पे बात डिस्कशन की जा रही है रोम की। तो रोम इज रीड ओनली मेमोरी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोम, ओके, ये परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि जो भी डेटा आपका रोम में रखा हुआ है, आप कंप्यूटर को 10 मरतबा भी स्विच ऑफ कर दीजिए, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। रोम बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटी। और ये कंप्यूटर की वो सेटिंग जो कि आपने परमानेंटली स्टोर करनी होती है, वो जाके रोम में सेव होती हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपकी जो बायोस होती है वो जाके रोम में सेव होती है, जो कि आपको कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सेकंड वन इज रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो थी वो परमानेंट मेमोरी थी, यानी कि नॉन वोलाटाइल थी। रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, वट एवर द डेटा दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द रैम विल बी रिप्ड आउट। सारा का सारा डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग टेम्परेरी स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। अच्छा, अब जो दूसरी कैटेगरी आ रही दैट इज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बारे में बता देता हूँ। ये सारी की सारी परमानेंट स्टोरेज होती हैं, सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है। और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका जो रिट्रीवल टाइम होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि इनका इनका अगर डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जाए तो हमें ज्यादा वक्त दरकार होता है। इसकी जो मिसालें आ जाती हैं वो है हार्ड डिस्क है। पुराने जमाने में सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क इस्तेमाल होती थी, डीवीडी इस्तेमाल होती थी। आजकल आप लोग एसडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, और ये जो पॉकेट हार्ड्स होती हैं, ये भी सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ही एग्जाम्पल्स हैं।
That's the end of today's short lecture. I hope कि आपको ये lecture समझ में आया होगा. If you have any question, if you have any query, if you have any suggestion for me, so do comment in the comment section. I will try my level best to respond you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.